नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं आप सबको ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक कहानी काली साड़ी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी काली साड़ी। वो एक खूबसूरत साड़ी थी, काली शिफॉन की। उस पर लाल और पीले रंग से कशीदाकारी की गई थी। नमूना कुछ ऐसा कि दूर से देखो तो चांद और पास से देखो तो अधकटा सेब लगता था। झीनी इतनी कि पहनने पर ना पहनने का एहसास दे। शोकेस में सजी साड़ियों पर नूर तो अपने आप आ जाता है, पर काली साड़ियाँ कल्पना को बहुत पसंद है। उसे अक्सर ऐसे रंग ही मोहते हैं, काला, कॉफ़ी, नेवी ब्लू या उन्नाबी। कल्पना का अपना रंग भी कुछ कुछ ऐसा ही है। सुबह की ताज़ा हवा में कांसे सा चमकीला, लेकिन दोपहर में कॉपियों का बंडल उठाकर स्कूल से वापस आते आते तक एकदम भूरा। कल्पना के ऊपर हल्के खुशनुमा रंग फपते हैं, नीला, पीला, गुलाबी, रंग से अधिक रंग का आभास। पर ऐसे रंग वो कम खरीदती है। इन्हें संभाल सकने लायक फुर्सत जो नहीं होती, ज़्यादातर वो गहरे रंगों की नायलॉन खरीदती है, जिन पर ना स्त्री की मेहनत ना कलफ का खर्च, बस धोई और पहनी, पहनी और धोई। गर्मियों में नायलॉन बदन पर ऐसे दहकती है जैसे जलते अंगारे। कंधे पर लपेटने से देह पूरी सील बंद हो जाती है। पर उस जैसी कामकाजी औरत के लिए नायलॉन एक नियामत। एक बार खरीदी और जिंदगी भर के लिए फारिग। सच पूछो तो नया कपड़ा खरीदा कब जाता है, एक हादसे की तरह जब ज़रूरत टाली नहीं जा सकती तभी। पहले शादी ब्याह में कपड़े बन जाते थे, न सही महंगे, सस्ते बन जाते थे। पर अब वर्षों से शादियों में जाना छोड़ दिया। महज मनी ऑर्डर से काम निकाल लेते हैं। रही होली और दिवाली तो बच्चों के कपड़े पटरी बाजार से खरीदकर रस्मदाई की जाती है। चलते चलते कल्पना को हंसी आ गई। घर ऐसे कपड़ों से भरा है जो न फेंके जाते हैं न खुशी से पहने। ट्रंक में पड़े गर्म कपड़ों में गर्मी नहीं है, न ठंडे कपड़ों में ठंडक। हर कपड़े का इतिहास पुराना है। कोई स्वेटर 5 वर्ष सास ने पहनकर उदारतापूर्वक भेंट कर दिया। कोई साड़ी भाभी ने पहनते पहनते आज जाकर दे डाली। संजू की बुशर्ट रंजू को मिल गई, पुनीत की पैंट विनीत को। कुछ देर को बच्चे भी बहल गए। आहा जी, ये तो एकदम नया कपड़ा लगता है। कुछ देर को वो भी खुश हो गई। वाह भाभी, आपसे सीखे संभालना कोई। 10 साल पुरानी साड़ी ऐसी लगती है जैसे कल खरीदी हो। खानदान में उसकी शोहरत नायलॉन आंटी के नाम से कुछ ऐसी फैली कि कई खानदानी साड़ियाँ उसे विरासत में मिलती गईं। मकान का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, रिक्शे का भाड़ा, दूध के दाम देते देते तक वेतन का लिफाफा राम नाम सत्य है बोल पड़ता। और कल्पना चुपचाप अपना ध्यान आध्यात्मिक संतोष में लगाने का प्रयत्न करती। विनोद रोजमर्रा की गाड़ी हाँकता, जिसकी राह में छोटे छोटे गड्ढे पड़ते रहते। राशन, गैस, किताबें और कभी कभी भारी खट जैसे मेहमान, रिश्तेदार, बीमारी। पर पसंद तो पसंद है। वो बाजार से गुजरती है पैदल प्रतिदिन। आंख बंद करके तो नहीं चला जाता। रोजाना चीजें पसंद आती रहती हैं और भूलती रहती है। अक्सर उसे कोई ऐसी चीज पसंद आ जाती है जिसकी या तो कोई उपयोगिता ना हो या संगति। कितनी अच्छी बात है, पर्स अक्सर खाली रहता है, अन्यथा घर अला बला से भर जाता। नहीं, वो गलत कह रही है। पर्स तो इस कदर भरा रहता है कि कई बार जिप भी ठीक से बंद नहीं हो पाती। पर उसमें रहते हैं 2-1 मटमैले रुमाल, सड़ियल सा एक पेन, जूड़े के कांटे, मीठी सुपारी की छोटी सी टिपिया, कॉलेज के लॉकर की चाबियाँ, साइंस की नवी कक्षा की पाठ्य पुस्तकें, डायरी और एक छोटी डिक्शनरी।
चौक तक पहुंचते पहुंचते पर्स की दौलत में इजाफा हो जाता। 2 मरियल से नींबू या पाव भर भिंडी उसमें जुड़ जाते। लेकिन इस साड़ी पर से आंख हटाए नहीं हट रही थी। वो देर तक नदीदी नजर से उसे देखती रही। फिर उसने सोचा, चलो चलो आगे बढ़ो, तुम्हें तो ये कतई सूट नहीं करेगी, कार्टून लगोगी। चिलचिलाती धूप में, स्कूल की धूल भरी इमारत में इस नफीस शिफॉन का क्या काम? शहर के टुटहा रिक्शों में पहले दिन ही खोंच लग जाएगी। जो बच्चे जरा जोर से खींच देंगे तो चिरती चली जाएगी। अपनी जिंदगी की रोजाना दौड़ भाग देखी है। 50 चक्कर ऊपर, 50 चक्कर नीचे, 5 चक्कर बाजार, 2 चक्कर स्कूल। ऐसी बामशक्कत जिंदगी में तो बस लोहे की चप्पलें, टाट की धोतियां और गाढ़े का ब्लाउज चल सकता है। फिर मान लो किसी तरह हौसला करके वो साड़ी खरीद भी ले, तो काला ब्लाउज तो घिसकर स्लेटी हो चुका है। यही हमेशा का रोना, जब साड़ी खरीदो तो बजट फेल, फिर ब्लाउज बनवाने वाला खुशनसीब महीना आता ही नहीं। आखिर इंतजार का दम टूट जाता है और चलो भाई, निकालो सफ़ेद ब्लाउज और पहन डालो कोई भी साड़ी, हरी, उन्नाबी, नीली, पीली, छपी, सादी या बॉर्डर लगी। कैसी हड़बड़ी में वो तैयार हुआ करती है। पाउडर लिपस्टिक की बात छोड़ो, सिंदूर डालने तक का नियम तो निभ नहीं पाता। घड़ी कभी लगा ली, कभी नहीं लगाई। जूड़ा कभी बनाया, नहीं तो ऊपर ऊपर बालों में कंघी फिराकर रबड़ बैंड से कस लिए। कैसी दिली तमन्ना थी उसकी कि शादी के बाद हमेशा बनी ठनी घूमने निकला करेगी, घंटों शीशे के सामने श्रृंगार किया करेगी। तब उसने कब सोचा था कि ये छोटी छोटी ख्वाहिशें भी मृग तृष्णा बन जाएंगी। काली साड़ी देखने के बाद उसे अपनी तमाम गोरी सहेलियां याद आईं, जिन पर ये फब सकती थी। उफ, फिर ख्वाहिशें। कितनी ख्वाहिश होती है एक बार दिल खोलकर अपनी सब सखियों पर उपहार लुटाने की। उत्सव पर्व की प्रतीक्षा किए बगैर वो एक दिन उन्मुक्त खिलखिलाना चाहती है। अपनी सखियों के साथ चिलचिलाती धूप में वो स्कूल की बजाय पिक्चर जाना चाहती है। बेमतलब तू तड़ाक गप्पे मारना चाहती है, जिसमें नाम के पीछे ये जी जी की दुमें न लटकें। ये साड़ी उज्ज्वला पर कितनी खूबसूरत लगेगी, जैसे ताजमहल पर स्याह नकाब। उसने दुकान में जाकर दाम पूछे, काफ़ी हिमाकत भरे थे। उसने कई तरह से जोड़ तोड़ बिठाया। इसके आधे पैसे उसने एक गोल डिबिया में छिपाकर साड़ियों के पीछे अलमारी में रखे हुए हैं। बाकी पैसों का इंतज़ाम विनोद कहीं न कहीं से कर ही देगा। यूं आमतौर पर कल्पना को अपनी डिबिया से पैसे निकालना पसंद नहीं, पर इस साड़ी पर दिल कुर्बान, डिबिया भी कुर्बान। ये पैसे बड़े जीवट की कमाई के हैं। ये पैसे उसने घर में ब्लैक मार्केटिंग कर करके जोड़े हैं। जैसे साबुन आया 11 रुपये 40 पैसे का, मसाले 9.80 और चाय पत्ती 6.25 की। उसने घर आकर हाथ झाड़कर विनोद के सामने बिसूर दिए। तुमने 30 रुपये दिए थे, 1 पैसा नहीं बचा, बल्कि एक दुकान पर अठन्नी उधार करके आई हूँ। चलो हो गए 2.5 रुपये अंदर। फिर डिब्बे, बोतल और रद्दी अखबार की बिक्री पर तो उसका शाश्वत अधिकार है, वो भी अंदर। कभी कभार विनोद की जेबें टटोल कर कुछ न कुछ झाड़ ही लेती है। ये सब पैसे वो उस प्लास्टिक की गोल डिबिया में डाल देती है। ये उसकी ऊपरी कमाई है। इस डिबिया पर वो जान छिड़कती है। उसे पता है उसकी कई सहेलियां साड़ी के परतों में नोट छिपा कर रखती हैं, पर रेज़गारी तो परतों में दबाई नहीं जा सकती। साड़ी खींचते ही छन्न से गिरेगी। जगहसाई अलग। वेतन मिलने पर बड़े हल्के नामालूम ढंग से वो इस रेज़गारी के नोट बनाती है। ये काम शनिवार की दोपहर में किया जाता है। तब विनोद फैक्ट्री में होता है और बच्चे स्कूल में। कल्पना के स्कूल में शनिवार को आधे दिन के बाद छुट्टी हो जाती है। वो तमाम खुफिया काम बच्चों के आने के पहले निपटा लेती है और एक नए आत्मविश्वास से भरी परिवार का सामना करती है। उसे लगता है इस डिबिया में उसकी आत्मा रखी है, उसकी संजीवनी शक्ति।
उसे लगता है जब तक इस डिबिया में रुपए हैं वो किसी से भी लोहा ले सकती है। इसमें बहुत नहीं तो 85 रुपए होंगे, पर इन पर उसे एतबार है। घर की मझदार में ये पैसे पतवार हैं। लालच और कंजूसी पर विजय पा उसने तय कर लिया वो घर जाकर पैसों का इंतजाम करेगी और आकर अपनी उज्ज्वला के लिए ये साड़ी खरीद लेगी। कौन बड़ी बात है, उसके नाना भी बड़े शाहदिल इंसान थे। बात की बात में छिद्दू अहीर को चांदी की लुटिया दे डाली। उसके मामा पश्चिमी पंजाब में अपना सब कुछ लुटा आए थे। कभी सरकार से क्लेम में एक कौड़ी न मांगी। अपने बूते पर व्यापार किया और बड़े आदमी बन गए। उसके भैया कितनों को खिलाकर खाते हैं। रात दिन कारखाने में घर बर्र मशीन चलती हैं। मित्रता के आगे पैसे क्या चीज़ हैं, तुच्छ हैं तुच्छ। घर में छोटी छोटी दुर्घटनाएं हुई जिनसे वो बेदाग बची। साबुन खत्म था, दूध वाला पैसे लेने खुर्रा धमका, बच्चे की इंग्लिश रीडर खो गई थी, तत्काल खरीदी गई। इस सब का सामना विनोद ने बड़ी दिलेरी से किया, बिना त्योरी या तेवर के। कल्पना कृत कृत्य हो गई। निस्संदेह उसे प्रथम कोटि का पति मिला है। औसत पतियों की तरह खर्च करते समय ना वो झींकता है न झल्लाता है। परिवार के सामने अपनी ज़रूरतों को नगण्य समझता है। उसके कितने ही दोस्त पान सिगरेट में भग भग नोट फूंकते हैं, वो इन सब की ओर ताकता भी नहीं। चटाक, मेहरी के हाथ से शीशे का गिलास टूट गया। कल्पना दंदनाती हुई रसोई में घुस गई। मालकिन पना साबित करने का बेहतरीन मौका। विनोद छत पर बैठा उपन्यास पढ़ रहा था। ऐसे में मेहरी को बहुत ज्यादा धमकाया नहीं जा सकता। कल्पना ने पैसे के महत्व पर एक बड़ा ही सार गर्भित भाषण दिया। फिर उसने अपनी पिछली महानताओं का वर्णन किया, जब मेहरी ने पूर्व वर्षों में शीशे के बर्तन तोड़े थे और कल्पना ने उसकी तनख्वाह में से पैसे नहीं काटे। इस पूरी वक्तृता के दौरान मेहरी एक बार भी न बमकी न बड़बड़ाई। वो मुंह लटकाए काम करती रही। इससे कल्पना को लगा उसके भाषण का मेहरी पर सही असर हुआ है। रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसके जेहन में वो काली साड़ी फिर कौंध गई। साड़ी क्या, पूरा का पूरा शोकेस ही कौंध गया। अरे यही तो वो साड़ी थी जिसे खरीदने का दृढ़ संकल्प करके वो घर आई थी। उसे उज्ज्वला का गोरापन और अपनी त्यागमयता भी याद आई। उज्ज्वला कुछ इस कदर सुंदर है कि उसके सामने अन्य कई सुंदर चीजें व्यर्थ लगने लगती हैं, यहाँ तक कि पैसा भी। इच्छा होती है उस पर लुट लुट जाने की। कल्पना उस पर कुछ इस कदर फिदा है कि कई बार उसे शक होता है कि कहीं भगवान ने उसके सीने में औरत की जगह मर्द का दिल तो फिट नहीं कर दिया। कल्पना को लगा ये उज्ज्वला के रूप का ही कमाल है कि उसका पति हमेशा इतना लुटा हुआ सा मालूम होता है। कल्पना को अपने हृदय की विशालता, मुट्ठी के खुलेपन और फकीराना तबीयत पर सहज ही नाज हुआ। क्यों ना हो, वो अपनी दोस्त के लिए एक बेशकीमती साड़ी खरीदने जा रही है। इतनी कीमती साड़ी तो लोग आजकल शादी ब्याह में भी उपहार में नहीं देते। बस 11 रुपए लिफाफे में डाल रोनी सूरत बना हाथ में थमा देते हैं, फिर डटकर दावत खाते हैं कि कहीं वसूली में कोताही न रह जाए। वो तो भागम भाग जाएगी, बैठने की उसे फुर्सत कहाँ। पैकेट उज्ज्वला को थमाकर अनुरोध करेगी, अभी न खोलना प्लीज, मेरे जाने के बाद। छोटी सी चीज है, चलते चलते नजर पड़ गई, उठा लाई। उसके अपने पास ऐसी साड़ी हो ना हो उसे परवाह नहीं। त्याग में ही सुख है। उसने एक नहीं अनेक बार त्याग किया है। कोई सन्यासी भी क्या करेगा। बचपन में हमेशा उतरन पहनी और जूठन खाई। उतरन और जूठन थी अपने ही परिवार की, पर इससे क्या, कितनी लड़कियां उतनी समझदारी रखती हैं। बड़ी होने पर गांधी जी का आदर्श अपनाया, सादा जीवन, उच्च विचार, और अब नेहरू जी के आदर्श पर जिंदगी जी रही है। आराम हराम है। कई बार उसे लगता है सिद्धांत सब उसके ही हिस्से पड़े हैं, सुख किसी और के। देखा जाए तो क्या सुख पाया। मर गिर कर LT की टीचर बन गए, शादी की फटीचर बन गए,
घर के साज सामान खस्ता हाल। जितने पुराने लोगों के घर अचार मुरब्बे होते होंगे, उतने पुराने कल्पना के घर के पर्दे, गद्दियों के खोल, तौलिए, दुचके हुए पतीले, फ्रेम उखड़ा आईना, बिना हैंडल की बाल्टियाँ, बौड़म प्याले, तिड़की प्लेटें, टूटे डिब्बे और टेढ़ी साबुनदानियाँ हैं। किस पर वो नाज करे, किसको संजोए? कल्पना को ख्याल आया, उसकी बहन जब साल 2 साल में मैके आती है तो एक ना एक नया सोने का गहना उसके गले या कलाइयों में चमचमाता रहता है। उसके बच्चे एक से एक फैशनदार कपड़े पहनते हैं। बहन बमुश्किल 4 दिन मैके रहती है, पर उसकी विजय दुंदुभी पूरे साल बजती रहती है। वो आते ही अपनी वापसी का फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन करा लेती है और 10-20 रुपए छोटे भाई बहनों पर खर्च कर डालती है। एक कल्पना है कि छुट्टियां शुरू होते ही हर साल अपने बच्चों को लेकर माँ के घर पहुंच जाती है, फिर अनक्लेम्ड बिल्टी की तरह वहां पड़ी रहती है जब तक विनोद दौड़ धूप कर उसकी वापसी के लिए रुपयों का मनी ऑर्डर नहीं भेज देता। पैसा पैसा अपने छोटे भाई बहनों से बचाती, अपने बच्चों को तसल्ली और तमीज़ सिखाती, वो बांदा की बदतमीज़ गर्मी में पड़ी भुनती रहती है। छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलता है और टीचरें आपस में पूछती हैं, तुम कहीं बाहर गई थी? तो सगर्व कहती, हाँ, माँ के यहाँ गए थे, वहाँ से देवधर चले गए, बड़ी ठंडक में छुट्टियाँ गुजरी। यही सब सोचते सोचते नींद उड़ गई, जैसे डाल से पंछी। पास पड़ी चारपाइयों में से एक पर उसके दोनों बच्चे सो रहे थे। बांध ढीली होने के कारण दोनों ही बीचों बीच खिसक आए थे। उनकी टांगें, बाहें कुछ इस कदर क्रॉस कर रही थीं मानो वे गुत्थम गुत्था हों। उनकी इस कदर निश्चलता से कल्पना का मन अनायास घबरा गया। उसने अपनी चारपाई से सरककर आगे बढ़कर दोनों को बारी बारी से चूम लिया। न जाने उसे क्या होता जा रहा है, न बच्चों की चंचलता बर्दाश्त होती है, न निश्चलता। मन तुरंत गड़बड़ा जाता है, जैसे आंधी में साइकिल। दोनों किस कदर दुबले, पीले, थके और बेचारे लग रहे थे। वर्षों से उन्हें कोई टॉनिक नहीं दिया गया। 10 से 4 तक कल्पना के बाहर रहने के कारण बच्चों की खाने संबंधी आदतें भी बेहद बिगड़ गई हैं। भूख लगते ही वे टॉफ़ी खा लेते हैं या आइसक्रीम या चूरन, और फिर खेल में लग जाते हैं। स्टाफ रूम में आई पत्रिकाओं में कल्पना अक्सर व्यंजन की विधियां पढ़ती रहती है। कई बार वो तय करती है कि आज कुछ स्पेशल बनाएगी, पर आज तक उसमें से एक भी व्यंजन वो आजमा नहीं पाई। वे तरीके इतने पेचीदा होते हैं कि 2-3 घंटे उनमें लग जाना आसान बात है। ये महंगे व्यंजन तो उन घरों के चोचले हैं जहां औरतें पलंग पर पड़ी पड़ी बोर होती रहती हैं और छठे छमा से कभी रसोई का रुख करती हैं। वे औरतें अपना वजन घटाने के लिए क्लिनिक में जाती हैं और सुबह शाम गोलियां खाती हैं। 2 वक्त की दाल रोटी बनाने के बाद कल्पना तो इतनी थक जाती है कि हाड़ में दुखता है। उस पर कॉपियां, रजिस्टर वर्क, फीस वसूली जैसे अतिरिक्त सिरदर्द। कॉलेज के दिनों की उसकी सहेली नरिंदर कौर अक्सर उससे कहती, कल्पना क्या छड़ी सी देह पाई है यार, चर्बी का कहीं नामो निशान नहीं। वो खुद बड़ी गुलगुली गोल मटोल थी, व्यापारी बाप की बेटी, असली घी के पराठे और लस्सी पर पली। तब कल्पना ने उससे कहा था, नरिंदर, क्या तूने कभी मजदूरिनों को मोटी देखा है? वे तो छड़ी पैदा होती हैं और छड़ी मर जाती हैं। विनोद ने करवट ली और गहरी नींद में सो गया। करवट के साथ साथ उसने बिस्तर की चादर भी ओढ़ ली। पुरानी आदत। कल्पना लाख उसके पैताने दूसरी चादर रख दे, पर वो वही ओढ़ लेता है, बिछाने वाली। पूरे चांद की चांदनी आइसक्रीम की तरह विनोद के बालों पर पड़ रही थी। खुश्क स्याह बाल, रेशम से मुलायम। कल्पना ने विनोद से अक्सर कहा है, 2 ही चीज़ें मुलायम है तुम्हारे पास, दिल और बाल, वरना सारा व्यक्तित्व फौलाद का। इसका उल्टा होता तो तुम्हारा काम चल जाता? विनोद ने एक बार पूछा। कल्पना का मन भीग गया। विनोद, सच
कितना अच्छा है, हसरत और हौसले से भरा, किस कदर उसकी परवाह करता है, ना कभी डांट डपट, ना कभी शक शुबहा। कल्पना थकी हो तो पाव रोटी खाकर सब्र कर लेता है, और ऊबी हो तो उसे और बच्चों को लेकर ढाबे में खाना खाता है। उसका ज़रा मूड बिगड़े तो कैसे बेचैन हो जाता है। ये उसका प्यार ही है जिसके सुरूर में कल्पना इस जाले लगे, रोगन मिटे, दिन दिन ढहते मकान में अक्सर रानी महारानी की तरह महसूस करती है। मलकाए मोहब्बत। वरना और औरतों को देखो, मिसेस गुप्ता के चेहरे पर मनहूसियत बरसती है। जितना वेतन उतने का श्रृंगार का सामान खरीदती हैं, पर गर्दन उठाकर बात नहीं कर सकती। सारा शहर जानता है उनके पति मिसेस कश्यप के दत्तक पति बने हुए हैं, रात रात वहाँ पड़े रहते हैं। मिसेस मित्तल सारा दिन लड़कियों पर खींचती फिफरती रहती हैं। उनके पति अपने वेतन में से एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अपनी अलमारी में ताला डाल चाबी जनेऊ में बांधकर सोते हैं। मिसेस कार्निक, मिसेस वर्मा, मिसेस ठाकुर सबकी सब पति की तंग दिली का रोना रोती हैं। दरअसल इन स्त्रियों के लिए इनका जीवन मात्र धन बनकर रह गया है, जबकि कल्पना के लिए वो जीवन है। ये कूड़ मगज औरतें नहीं जानती कि मात्र लेने से संबंध का निर्वाह नहीं होता, संबंधों को बहुत कुछ देना भी होता है। फिलहाल उसे ये काली साड़ी उज्ज्वला को देनी है। कल ही वो क्षण कितना विलक्षण होगा। हो सकता है उस समय आसमान से पुष्प वर्षा हो, या हो सकता है खुशी के मारे उज्ज्वला की आंखों में आंसू आ जाएं। उज्ज्वला प्रायः ऐसी साड़ी नहीं पहनती, वो सफ़ेद पहनती है, यहाँ तक कि चप्पलें भी। फिर भी वो इतनी शौक लगती है कि सारा शहर उस पर फिदा है, यहाँ तक कि विनोद भी। पर विनोद जो भी काम करता है सपत्नी करता है, मोहब्बत भी। कल्पना और विनोद दोनों उज्ज्वला के दीवाने हैं। सुबह स्कूल जाते जाते कल्पना ने अपना नेक इरादा विनोद को बताया। विनोद की आंखें चमक गईं। इतना अच्छा प्रस्ताव! नई बातें उसे हमेशा आह्लादित करती हैं। वो साड़ी तुम आज ही ले लो, देर करने से हाथ से निकल न जाए। क्या? लड़की या साड़ी? कल्पना ने कहा, और दोनों ठठाकर हंस पड़े। बोनस के कुछ रुपए बचे होंगे। ऐसा करते हैं, आज दोपहर में तुम्हारे स्कूल आ जाता हूँ, वहीं से कला केंद्र चलकर साड़ी खरीद लेंगे। कम पड़े तो चेक दे देंगे। कल्पना का मंग उमंग से इठला गया। खुश खुश वो स्कूल के लिए चल दी। विनोद इसी प्रकार उसे बढ़ावा देता है, जिंदगी के धक्के मुक्कों से बचाता है। वो उसका संकट मोचन है, उसका शौक एब्जॉर्बर। साड़ी आ जाएगी, डिबिया को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, वो वहीं पड़ी रहेगी, अलमारी में बंद इन्हें गिने तिलिस्मों की तरह। फिर विनोद को भी खास बोझ नहीं पड़ेगा। बोनस उसकी अतिरिक्त आय है। अतिरिक्त आय से अतिरिक्त व्यय निकल आए तो क्या कहने। फिर जब चेक देकर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो कल्पना को ऐसा लगता ही नहीं कि पैसे खर्च हुए हैं। कल्पना ने अपनी सहेली के भाग्य को सराहा, जिसका संपर्क इतने महान लोगों से हुआ है। साड़ी खरीदने में ज़्यादा देर नहीं लगी। शोकेस में से निकालकर रोशनी में साड़ी देखी गई, उसके रंग के पक्केपन की पुष्टि की गई। दुकानदार ने दुकानदार की तरह खुशामदी लहजे में कहा, बहन जी, ट्रायल रूम में जाकर ट्राई करके देख लीजिए, खूब खिलेगी आप पर। कल्पना ने साड़ी पूरी तरह पहनी तो नहीं, बस आंचल पर वहीं खड़े खड़े कंधे पर फैलाकर सिर ढक लिया और विनोद से बोली, देखो कैसी लग रही है। विनोद ने अत्यंत सराहना से उसकी ओर देखा। यह एक नई नज़र थी, उत्तेजित, उत्तेजक, मोहित, मोहक। कल्पना ने अचकचाकर आंचल हटाया और साड़ी दुकानदार को पैक करने के लिए दे दी। जब वे साड़ी लेकर निकले, बाहर बेहद धूप थी। भूख, प्यास और थकान से तबीयत बेहाल थी। घर पहुंचे, खाना खाया, सुस्ती आ गई। सो रहे। बच्चों के आगमन से व्यस्तता का एक और दौर चला। उसी सिलसिले में शाम की चाय बन गई। बीमे का तिमाही भुगतान सिर पर था। उसका एजेंट आकर चेक ले गया। कल्पना के हिस्से की चाय भी पी गया। कल्पना का मन एकाएक झंझनाहट से भर गया। ऊपर आकर उसने खाली ट्रे मेज पर पटक दी और लेट गई। बिस्तर पर कला केंद्र का पैकेट रखा था। कल्पना ने कैश मेमो देखा। उसे लगा कपड़े बेवजह बहुत महंगे होते जा रहे हैं। कुछ साल पहले 50 रुपए में बढ़िया साड़ी आ जाती थी,
अब 100 का नोट स्वाहा हुए बिना कुछ होता ही नहीं। फिर इस साड़ी में तो 2 नोट निकल गए। दुकानदार फौरन चेक कैश करवाएगा। तभी विनोद ऊपर आया। वो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए नहाना चाहता था, पर पानी ऊपर चढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। कल्पना उसके पीछे पीछे आंगन तक गई। कहो। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी ये साड़ी कुछ ज़्यादा ही महंगी है। तुम्हारी पसंद है। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ किसी को बेवजह देना मन को कुछ ठुकता नहीं। ये तो उस समय सोचना चाहिए था। तुमने पे किया है, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए था क्या? तुम्हारी हुक्म-उदूली करने का जोखिम मैं क्यों लेता? अच्छा, अपने बोनस से हमें क्या दिलवाओगे? बोनस तो खत्म। सब सब कल्पना का मूड उखड़ गया। इस बार बोनस का तो पता ही नहीं चला। कौन रोज रोज मिलता है? इसी के लिए तुम धरना देते हो, हड़ताल करते हो, साल भर मंसूबे बांधते हो। बोनस मिलेगा तो कूलर खरीदेंगे, बोनस मिलेगा तो गैस खरीदेंगे, बोनस मिलेगा तो। मेरी तो अभी बनियाइनें भी नहीं आ पाई और बोनस खत्म हो गया। मैं तो किसी से शिकायत नहीं करता। घर खर्च जोड़ा गया तो पता चला कि एक नहीं 2-2 बोनस भी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। ऊपर से ये साड़ी। फिर वो साड़ी नहीं खरीदनी चाहिए थी तुम्हें, कल्पना ने कहा। विनोद का पारा चढ़ गया। मैंने खरीदी है? और नहीं तो क्या, मैंने फट से चेक काट कर पकड़ा दिया। देखो कल्पना, मेरे साथ पैतरे ना बदला करो। मुझे सख्त चिढ़ है इससे। मेरी तो हर बात से चिढ़ है तुम्हें। मेरे आगे हर वक्त रोना ही रोना ले बैठते हो। दूसरों के साथ मिलकर ठहाके लगाए जाते हैं, चेक काट काट कर सामान खरीदा जाता है। कटौती तो बस मेरे लिए ही रह गई है ना। बेवकूफ़ी की बातें मत करो कल्पना, तुम्ही ने तो कहा था। इंसान अपना विवेक भी इस्तेमाल करता है। क्या तुम्हारी इच्छा नहीं थी? मैंने ज़रा सा सुझाव दिया तो ऐसे लपक कर तैयार हो गए जैसे तुम्हारे ही मन की बात कही हो। अभी मेरे लिए खरीदने की बात होती तो 100 बहाने बनाते। ये बिल्कुल मन गढ़ंत तोहमत लगा रही हो मुझ पर। हाँ, मैं तो झूठी हूँ, मक्कार हूँ। निष्पाप तो बस एक वो है जिसे भेंट देने के लिए आपने अपना अकाउंट सिफर कर डाला। मुझसे अब इस विषय पर बात ना करना, समझी? कहकर विनोद अपने क्रोध कक्ष में चला गया। कल्पना का मन भी तिक्त हो गया। दिमाग तमतमा रहा था। नहाने की बजाय वो भी क्रोध कक्ष में गई। घुसते ही उसने देखा विनोद बिस्तर पर बैठा बड़े गौर से काली साड़ी देख रहा है। कल्पना को लगा वो साड़ी नहीं सांप है। विनोद को लगा ये साड़ी नहीं समझौता है। उसने उठकर बड़े नाटकीय अंदाज से साड़ी कल्पना की गोद में रख दी। हम किसी सुंदरी के लिए साड़ी नहीं खरीदा करते हैं, भले ही वो विश्व सुंदरी हो। हम अपनी सुंदरी के लिए साड़ी लाए हैं। कल्पना ने झटक के साड़ी गोद से हटा दी। सच, उस क्षण तुम कितनी अच्छी लगी थी जब तुमने दुकान पर साड़ी का आंचल सिर पर डाला था। मैंने तभी सोच लिया था कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है। पर मैं तो काली हूँ, कल्पना ने मान किया। कौन कहता है? तुम्हारा रंग मुझे बहुत पसंद है, चाय और चॉकलेट के बीच का। ऐसा रंग पाने के लिए तो विदेश में सुंदरियां घंटों सूर्य स्नान करती हैं। हटो। देखो, बोनस के पैसों में 20 रुपये अभी बाकी हैं। जल्दी से ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। आज खाना बाहर खाएंगे। और उज्ज्वला, उसके लिए साड़ी उसका पति खरीदेगा। ये उसका सौभाग्य होगा। कल्पना सौभाग्य शब्द पर ऐतराज करना चाहती थी, पर उसने अपने को रोक लिया। उसका एकमात्र प्रेमी और इकलौता पति उसी ओर निस्सार नजरों से देख रहा था। कल्पना तैयार होने लगी। तो अभी आप सुन रहे थे ममता कालिया जी द्वारा लिखित एक कहानी काली साड़ी। पति पत्नी के बीच तकरार और प्रेम की कितनी सुंदर कहानी थी ये। दोस्तों, आप सबको मेरा कथावाचन और ये कहानी कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।